आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। आपने अगर कोई चीज अपना गोल सेट कर लिया है तो आप उस गोल के लिए अपनी जी जान लगा दो, अपनी पूरी मेहनत लगा दो। साधारण परिवार से ये बच्ची आती है, पिताजी शॉपकीपर हैं, माताजी गृहिणी हैं। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अगर आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप ये सोच लो कि ये एक दो दिन की जो डिस्ट्रैक्शन है ये एक तरीके से एक सूडो हैप्पीनेस है। छोटी मोटी चीजें जो आपके आसपास आती हैं, आपके आसपास मंडराती हैं, कभी कभार आपको डाइवर्ट करती हैं। खुशी का कहना है कि ये जो डाइवर्जन है ये सूडो हैप्पीनेस होता है, कुछ टाइम के लिए आता है। आप उस समय भी एक बार ये जरूर सोच लें कि ये खुशियां जो हैं वो क्षणिक हैं। सच्ची खुशी और असली खुशी आपको तब मिलेगी जब आप सफलता के झंडे गाड़ देंगे, आप कामयाबी को फतेह करेंगे। दोस्तों नमस्कार। एक साधारण परिवार से निकली प्रतिभा कहां तक अपना लोहा मनवा सकती है, साधारण पृष्ठभूमि से निकला बच्चा कहां तक पहुंच सकता है, इस बात का अंदाजा खुशी की सफलता से लगाया जा सकता है, जिसने न सिर्फ सफलता के झंडे गाड़े हैं, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी लाई और खुशी हम सबको भी खुश कर गई। गुरु कृपा की होनहार बेटी जिसका परीक्षा परिणाम इस बार बड़ा अद्भुत है। ऑल इंडिया रैंक 333 333 अखिल भारतीय स्तर की रैंक खुशी ने नीट एग्जाम में प्राप्त की है। और खुशी अपने आप में बहुत संजीदगी से जीने वाली एक बेटी है। कैसे इस मुकाम को हासिल किया, खुशी ने कैसे इस पड़ाव को पार किया, आज खुद सुनेंगे खुशी की जुबानी ये पूरी कहानी। खुशी, थैंक यू सर, पहले तो इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी जीसीआई से 11th में, जुलाई में स्टार्ट की थी मैंने। तो पहले तो मैं ऑनलाइन में थी, तो मैंने ऑनलाइन में हाँ स्टडीज़ की थी मैंने, पर वो इतनी इफ़ेक्टिव स्टडीज़ नहीं हो पाई थी। इतना कॉम्पिटिटिवनेस नहीं था, मेरे बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स थे जो वीक रह गए थे। तो वो मैंने फिर 11th हमारी लगभग ऑनलाइन ही हुई थी। तो फिर मैं जैसे जनवरी में ऑफलाइन आए थे, तो फिर मैंने ऑफलाइन में आके टीचर से इंटरेक्ट किया। मैंने उन्हें शेयर किया कि हाँ मेरी 11th तो बहुत लगभग वीक्स ही रह गई थी। फिर उन्होंने बोला कि तुम एक लिस्ट बनाओ टॉपिक्स की, जो जो तुम्हारे टॉपिक्स वीक रह गए हैं, जो एकदम वीक रह गए हैं, कुछ मीडियम वीक रह गए हैं, कुछ थोड़े आपके स्ट्रांग है। उन चीज़ों की मैंने लिस्ट बनाई। संस्थान बच्चे के साथ कैसे काम करता है इसका उदाहरण खुशी की जुबानी आप सुन सकते हैं। जो टॉपिक्स वीक थे, 11th के टॉपिक्स जो वीक थे, लिस्टिंग की गई, बाकायदा टीचर से इंटरेक्ट किया, जो जो टॉपिक्स में दिक्कत थी उन टॉपिक्स को वन बाय वन सॉल्व किया गया। तो सफलता की बुनियाद गढ़ने के लिए पहले दिन से ही मेहनत करनी पड़ती है, पहले दिन से ही काम करना शुरू करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, खुशी जिस साल 11th में पढ़ती थी तब भी कोरोना का बड़ा इम्पैक्ट था, 12th में जब थी तब भी कोरोना का बड़ा इम्पैक्ट था। ये सारे वो बच्चे हैं जो 12th के साथ सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन 2020-21 और 21-22 के सेशन में कोरोना ने कितनी तबाही दुनिया भर में मचाई थी ये आप सब अच्छे से जानते हैं। खुशी, आपने जब ये पूरा किया, टॉपिक्स को स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्लान करने के साथ प्रॉपर फिनिश आपने दिया, तो ये जो फिजिक्स का फोबिया होता है बच्चों को, लड़कियों में खासकर मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक डर रहता है, फिजिक्स कैसे पढ़ी जाए, ये केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बड़ा परेशान करती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कतें होती हैं, बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है उसको कैसे लर्न किया जाए, कैसे जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी समझ पैदा की जाए, ये सब कैसे आपने किया? तो अगर मैं फिजिक्स का बोलूँ तो हाँ स्टार्टिंग में मेरे को भी थोड़ा ऐसे फोबिया था फिजिक्स का, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे फिजिक्स के। तो वही मैंने पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा, जीसीआई के जितने भी नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा, नोट्स में जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। फिर जीसीआई के मॉड्यूल थे उनमें जो जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व करे। सिर्फ और सिर्फ जीसीआई की कंटेंट से मैंने पढ़ाई की और वो इनफ था मेरे लिए। और यही सेम स्ट्रेटेजी थी फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको एकदम फिजिक्स की तरह ही पढ़नी होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होते हैं। डाउट आए थे मेरे को, जो भी डाउट आते थे हमेशा मैं टीचर से डिस्कस करती थी, कभी भी डाउट्स को पूछने में मैंने शर्म नहीं की थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो डाउट नहीं पूछ पाते। तो मेरे साथ ऐसा नहीं था क्योंकि टीचर्स इतने फ्री माइंड थे, इतना सपोर्टिव उनका बिहेवियर था, इतने हेल्पफुल थे। तो फिर मैंने हमेशा डाउट्स पूछे टीचर से। और बायो का था तो बायो में तो मैंने हमेशा एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दी है। नोट्स भी, हाँ बायो में ये है कि नोट्स भी पढ़ने होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी है जो वो मेन है बायो की। अब एनसीईआरटी मेन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो। बायो में पहले मैंने नोट्स है उनको मैंने 2-4 बार पढ़ा, पहले नोट्स को मैंने मास्टर किया कि हाँ थोड़े बहुत, बायो में भी कुछ चीज़ें होती है जो समझनी समझ पड़ती नहीं है आती है। और मेन तो होता है रटनी होती है थोड़ी बहुत। तो फिर मैंने पहले नोट्स से जो समझने की चीज़ें थी वो मैंने समझी अच्छे से।
फिर बाद में मैंने एनसीईआरटी भी स्किप किया। एनसीईआरटी फिर मैंने लास्ट तक नहीं छोड़ी, हर एक लाइन टू लाइन मैंने एनसीईआरटी की पढ़ी है, और कम से कम भी 15-20 बार एनसीईआरटी पढ़ी है मैंने बायो। खुशी कह रही है 15 से 20 बार एनसीईआरटी पढ़ी है। एनसीईआरटी को पढ़ना सबको होता है, पढ़ा कैसे जाए और किस तरीके से उसको पढ़ने के बाद इंप्लीमेंट किया जाए ये कम बच्चों को पता होता है। एनसीईआरटी को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे कह देते हैं हमने एनसीईआरटी पढ़ ली है। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट होती है। मैं स्पेशली आपको ये कहना चाहूंगा कि उन बच्चों को आप इस बात को जरूर बताएं, ये नुस्खा उन बच्चों को जरूर आप दें कि बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ रखी है, बहुत सारा कंटेंट हमने पढ़ रखा है, फिर भी मार्क्स नहीं आते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? पढ़ रखी है फिर मार्क्स, ऐसा नहीं होता है जनरली। अगर आपने पढ़ाई की है तो मार्क्स आएंगे। अब एनसीईआरटी पढ़ने का है कि कुछ बच्चे ये करते हैं कि पढ़ रहे हैं तो लेके बैठ गए बुक और सिर्फ रीडिंग मार रहे हैं। तो रीडिंग नहीं मारनी है, सिर्फ आप हर एक पैराग्राफ पढ़ो। तो आप हर एक पैराग्राफ को पढ़ लो, उसके बाद में आप ये सोचो कि इस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन निकल रहा है, क्योंकि अपने को लास्ट में करना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो आप हर हर पैराग्राफ से क्वेश्चंस निकालो, हर एक पैराग्राफ से 2 या 3 क्वेश्चंस निकलेंगे, हर लाइन से भी क्वेश्चन निकल जाता है। तो आप उन क्वेश्चंस को निकालो, फिर उनको उसी पेज पे एक व्हाइट हाँ, जो पेज चिपका साइड में लो, जो हाँ कुछ भी व्हाइट भी, पेज आप हाँ चिपका लो या साइड में जो स्पेस होता है उस हाँ, पर मेंशन कर लो। उसमें उस क्वेश्चन को लिखो, फिर उसका आंसर लिखो। तो आपका एक तरीके से वो वही एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स बन गए आपके कि इसको किस एंगल से पढ़ना है। बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी खुशी ने आपको बताई है। एनसीईआरटी को पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए, उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स को निकालिए और वहां कोई स्ट्रिप आप पेस्ट कर लीजिए या फिर साइड में जो स्पेस है उसमें उनको लिख लीजिए, जिससे एक शॉर्ट नोट आपके पास आ जाएगा और एग्जाम के टाइम में मुझे लगता है ये पढ़ने के लिए काफी इफेक्टिव होगा। देखिए खुशी 12th के साथ सेलेक्ट हुई है, ऑल इंडिया 333 रैंक है 333, और साथ में आप देखिए स्कोर है 690 मार्क्स। अब एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, 12th बोर्ड में भी खुशी का स्कोर 98% है, एग्जैक्टली 98% आपने स्कोर किया है। तो जिन बच्चों को बड़ी अजीब बात ये लगती है कि नहीं बोर्ड की प्रिपरेशन हम करेंगे, बोर्ड की तैयारी करेंगे, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कम रह जाएंगे, नीट में स्कोर जो है वो तो आए नहीं आए वो बाद की बात है, पहले 12th है। और बहुत सारे पेरेंट्स का भी अपने आप में ये जो है वो सवाल होता है। 12th के साथ साथ नीट के सिलेक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है? यही था सर, देखो बोर्ड्स की तो ज्यादा टेंशन ली नहीं थी मैंने। बोर्ड्स का सभी टीचर्स भी यही बोलते थे कि लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ना है, तो हर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो तो जैसे जो पढ़ाते कोचिंग में वही था मटेरियल, और ये थोड़ा इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का था, तो वो मैंने लास्ट के एग्जाम से 2-4 दिन पहले पढ़े थे। तो ये है कि बोर्ड्स का टेंशन नहीं लेना। 11th-12th के साथ जो भी बच्चे करते हैं बोर्ड में, लास्ट में पेरेंट्स भी थोड़ा ऐसे बर्डन डालने लग जाते हैं कि भाई 12th में भी मार्क्स लाने, नीट का इतना वो नहीं है। तो वैसे मेरे पेरेंट्स ने नहीं किया था और मैंने 12th का इतना स्ट्रेस नहीं लिया था, जो नॉर्मली चल रहा था बस वही पढ़ा था। मैं आपको बता दूं खुशी के पेरेंट्स हाईली एजुकेटेड नहीं है, साधारण परिवार से ये बच्ची आती है। पिताजी शॉपकीपर हैं, माताजी गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं। ऐसे माँ बाप के बच्चे का इतनी अच्छी इंस्पिरेशन के साथ, इतनी अच्छे रिजल्ट के साथ और इतनी अच्छी सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ना अपने आप में सबको प्रेरणा देने वाला है। इस दौरान जो अप एंड डाउन्स आए, उन अप एंड डाउन्स में आप परेशान भी रही होंगी, इंस्टीट्यूट ने आपको पूरा सपोर्ट किया, माता पिता ने आपको पूरा सपोर्ट किया। इस दौरान जो भी आपकी जर्नी रही उसमें कुछ इमोशनल ब्रेकेज आए होंगे। क्या लगा आपको, कब कब आपको लगा कि सेलेक्ट हो जाऊंगी, कब आपको लगा कि अच्छे मार्क्स ले आऊंगी, और इस पूरी जर्नी में किसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके साथ रहा? तो सर सिलेक्ट का तो ये था कि हाँ, मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई करती थी तो मुझे लगता था कि हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी। लेकिन बीच में ऐसे हुआ था जब 12th में हम ऑनलाइन आए थे, एक बार जब सेकेंड वेव आई थी कोविड की, तो उस टाइम पे हुआ था कि मेरे मम्मी पापा को कोविड हो गया था। और उस टाइम पे जो जो वो सेकेंड वेव थी कोविड की, वो थोड़ी ज्यादा ही डेंजरस थी जी। तो फिर उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे डर लग रहा था अंदर से। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने अपनी क्लासेस बंद नहीं की थी, मतलब मैं अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड थी। मुझे ये था कि हाँ मुझे इस बार ही करना है, सिलेक्शन लेना है। तो ये था, और ये था कि मेरा इमोशनल सपोर्ट था, मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा मेरे साथ इमोशनल सपोर्ट था। मैं कभी मार्क्स कम भी आते थे तो मैं फ़ोन पे ऐसे रोने लग जाती थी, तो मेरी मम्मी भी कई बार मेरे साथ रोने लग जाती थी। लेकिन वो फिर मेरे को समझाती थी कि मार्क्स मैटर नहीं करते, तुम मेहनत कर रही हो, तुम डेली मेहनत करती हो, सब भगवान देख रहे हैं कि तुम मेहनत कर रही हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल होता है, माँ बाप को कोविड की सेकंड वेव के टाइम कोरोना हो जाता है, कोविड इन्फेक्टेड वो हो जाते हैं,
बच्चा इमोशनली टूटता भी है, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखता है, पूरी तरीके से अपने टारगेट के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहता है और वो कोशिश ये करता है कि मुझे हर हाल में उनको खुशी देनी है। तो इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की बातें अपने मन में लेकर आगे बढ़ना तभी संभव हो पाता है जब एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो। ये 2023 के जो बच्चे और एस्पिरेंट्स आपको जो सुन रहे हैं, जो आगे नीट का एग्जाम देंगे और देश में बहुत और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चे हैं, उन बहुत सारे बच्चों के लिए आपके जैसे बच्चे इंस्पिरेशन होते हैं। उनको एक लाइन में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरीके से सफलता हासिल की जा सकती है? मैं बस यही बोलूंगी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। आपने अगर कोई चीज अपना गोल सेट कर लिया है तो आप उस गोल के लिए अपनी जी जान लगा दो, अपनी पूरी मेहनत लगा दो। यही है कि बस पुश योर सेल्फ, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको अपने लिए अपनी जो गोल्स है उनको आपको खुद को ही अचीव करना पड़ेगा। आपको अपने मन से अपना सेल्फ कंट्रोल अपने आप से लाना पड़ेगा। अगर आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप ये सोच लो कि ये एक दो दिन की जो डिस्ट्रैक्शन है ये एक तरीके से एक स्टूडियो हैप्पीनेस है। जो मेरी मेन जो हैप्पीनेस है वो है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाऊंगी। छोटी मोटी चीजें जो आपके आसपास आती हैं, आपके आसपास मंडराती हैं, कभी कभार आपको डाइवर्ट करती हैं। खुशी का कहना है कि ये जो डाइवर्जन है ये सूडो हैप्पीनेस होता है, कुछ टाइम के लिए आता है। आप उस समय भी एक बार ये जरूर सोच लें कि ये खुशियां जो हैं वो क्षणिक है। सच्ची खुशी और असली खुशी आपको तब मिलेगी जब आप सफलता के झंडे गाड़ देंगे, आप कामयाबी को फतेह करेंगे। और खुशी ने वो किया। बहुत अच्छी बात आपको बताई। जो आने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको सिर्फ इस तरीके से जज करें कि ये थोड़े टाइम के हैं, आपकी जिंदगी में ये परमानेंट नहीं रहने वाले हैं और आपको हमेशा हमेशा जो है वो ये आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। और कुछ बोलना है? बस ये बोलना चाहूंगी कि हार्ड वर्क करते रहो, लगे रहो, कभी भी रुकना नहीं है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब अप जाओ आप तो ज्यादा खुश मत हो, जब डाउन जाओ तो ज्यादा डिप्रेस मत हो। डाउन जाओ आप तो ये देखो कि मैं क्यों गई डाउन, मेरा क्या लैक रहा, मेरा क्या लैकुना रहा। अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करो। हर जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे जीसीए की सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होंगे, तो हर एक टेस्ट में मेरे को अपनी हर एक गलती रियलाइज हुई जो मैं नीट की मेन एग्जाम में कर सकती थी। मैंने उन मिस्टेक्स को रियलाइज करा। अपनी एक नोटबुक थी, मैं उसमें अपनी मिस्टेक्स को लिखती थी और हर एक टेस्ट में मैंने वो मिस्टेक्स कम करती गई और लास्ट में नीट में अपने आप अच्छा स्कोर किया मैंने। माइनर बाय माइनर, हर एक माइनर में, हर एक टेस्ट शेड्यूल में धीरे धीरे आपने अपनी कमियों को सुधारा, अपनी कमियां ठीक की और आप अच्छा करती चली गई। छोटे से कस्बे खूड़ सीकर की खुशी जो साधारण परिवार से आती हैं, बड़ा मुकाम हासिल कर गई हैं। सफलता जो है वो आज इनके सामने है और इस प्रकार से सफलता का पहला मुकाम खुशी ने हासिल किया है। मुझे लगता है कि इतनी सुदृढ़ मानसिकता के साथ जो बच्चा आगे बढ़ता है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत बड़ा कर गुजरता है। खुशी, पूरे गुरु कृपा परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाइयां इस प्रकार के रिजल्ट के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करके अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने घर का, समाज का और देश का नाम रोशन करेंगी। तो खुशी को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। नमस्कार। थैंक यू।